हेलो स्टूडेंट, आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले। क्या चीज़ का? हिस्ट्री का टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक ना। जो पूछे जाने की संभावना जिसकी बहुत ज़्यादा है वो क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? मतलब सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, लोहा, चांदी, तांबा। किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका? लोहा का ज्ञान नहीं था। जो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी है, लोहा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? स्नानघर का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक ना। स्नानगार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? रोपर से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, ठीक है। तो देखिए विशाल स्नानगढ़ का जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो हुआ था मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है लोथल, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग या लौह कांस्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग। कौन सा युग? कांस्य युग की सभ्यता, ठीक है। कांस्य युग की सभ्यता, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंध, उर्दू, फारसी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में एंड पंजाब में। तो देखिए लोथल राज्य कहाँ स्थित है? लोथल राज्य स्थित है अपना गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में लोथल स्थित है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, कालिदास, हरिसेन। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज, ठीक ना। मेगास्थनीज जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने, ठीक है। धम्म की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने एंड कनिष्ठ ने। तो क्या था? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत। इसने की थी धम्म की शुरुआत, ठीक है। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? अशोक, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी कनिष्ठ, ठीक ना। तो क्या पूछ रहा है? मौर्य वंश का प्रथम शासक, तो मौर्य वंश का प्रथम शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के प्रथम शासक, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है इतसिंह, ऑप्शन नंबर बी है फाहियान, ऑप्शन नंबर सी है ह्वेनसांग एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, गुप्त काल में। कहाँ, किस काल में? गुप्त काल में। तो वो थे कौन? फाहियान। ऑप्शन नंबर बी फाहियान हमारा हो जाएगा
राइट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, उदायीन ने, ठीक ना। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदायीन ने की थी। किसने? उदायीन, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उदायीन ने किया कि उदायीन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक, 18 दिनों तक। तो ये क्वेश्चन सभी लोग जानते होइएगा कि महाभारत का जो युद्ध चला था वो कितने दिनों तक चला था? तो वो चला था 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध, ठीक है। महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों तक, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य एंड वेदव्यास। तो देखिए महाभारत पूछ रहा है, तो महाभारत के रचनाकार थे वो कौन थे? तो वो थे अपना वेदव्यास, ठीक ना। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की थी, ठीक है। महाभारत की रचना की थी, कौन किए थे? तो अपना वेदव्यास, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की, तो शिव की। तो देखिए ऋग्वैद काल के जो लोग थे ना, ऋग्वैद काल के लोग, वो प्रकृति की पूजा ज़्यादा करते थे, ठीक ना। प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सांची किस राज्य में स्थित है? सांची किस राज्य में स्थित है? सांची क्या पूछ रहा है? सांची किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंड पंजाब में। तो क्या पूछा है? सांची। तो सांची कहाँ स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। मध्य प्रदेश में स्थित है सांची, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है, सांची, ठीक है, हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? नालंदा है, या बोध गया है, या सारनाथ है, या कपिल वस्तु है, ठीक ना। तो गौतम बुद्ध, ठीक ना, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान वो है कपिल वस्तु, ठीक ना। कपिल वस्तु है इसका जन्म स्थान, कपिल वस्तु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल वस्तु, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18, 20। तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए कि पुराणों की संख्या भी 18 है एंड 18 दिनों तक क्या चला था? महाभारत का युद्ध चला था। किसका? महाभारत का युद्ध चला था, ठीक ना। इसे याद रख लीजिए तो याद आपको ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से? हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से? बौद्ध से, जैन से, शैव से एंड इस्लाम से। तो देखिए हीनयान और महायान का जो संबंध है वो किससे है? तो है बौद्ध धर्म से, ठीक ना, बौद्ध धर्म, ठीक ना। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? ए है, बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान का संबंध है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में लागू, किस शासक के काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्ठ। देखिएगा पूछेगा संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में, मतलब किस शासक के काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति, तो वो कौन थे? अजातशत्रु के काल में, अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से
एंड वैष्णव धर्म से। देखिए नाथ मुनि, नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो नाथ मुनि का संबंध है वैष्णव धर्म से। किससे? वैष्णव धर्म से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव धर्म से। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, जहांगीर ने। तो देखिए तंबाकू का सेवन सबसे पहले करने वाले कौन थे? तो वो थे अकबर। ठीक ना, अकबर ही तंबाकू का सबसे पहला सेवन किए थे। ठीक है, अकबर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आइन ए अकबरी किस कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? दो, तीन, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा 2, 3, 4, 5। तो आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्ति है? तो आइन ए अकबरी है कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। 5 भागों में विभक्त है। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 5 भागों में विभक्त है आइन ए अकबरी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? ए है बेबरीज, बी जैरेट, सी ब्लैकमैन, डी इनमें सभी। क्या पूछ रहा है? अकबरनामा के अनुवादक। तो बताइए अकबरनामा के अनुवादक कौन है? तो अकबरनामा के अनुवादक सभी हो जाएंगे। बेबरीज भी थे, जैकरेट भी थे, ब्लैकमैन भी थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी, ऑल। ठीक ना, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? बताइए फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है बाबर, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। तो फतेहपुर सीकरी को अपना मतलब राजधानी बनाने वाले राजा जो थे वो थे अकबर। अकबर ही फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की? अकबर ने दीन ए इलाही, क्या लिखा है? दीन ए इलाही कब शुरुआत की थी? 1562 में, 1564 में, 1779 में, इनमें से कोई नहीं। तो दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, जो दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत हुई थी 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में हुई थी दीन ए इलाही की शुरुआत। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? अकबर के द्वारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अकबर के संरक्षक कौन थे? संरक्षक कौन थे? अकबर के संरक्षक कौन थे? बैगम खां, मुनीम खां, तलीफ, हुमायूं। तो क्या पूछ रहा है? संरक्षक मतलब कि रक्षा करने वाला। अकबर का रक्षा करने वाला कौन था? तो वो था बैगम खां। कौन थे? बैगम खान थे जो अकबर के संरक्षक थे। संरक्षक थे बैगम खान। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 है भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। क्या पूछ रहा है? मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश का पूछ रहा है ना। तो मुगल वंश का जो स्थापना किए थे वो थे अपना बाबर। ठीक ना, बाबर ही मुगल वंश का स्थापना कहाँ किए थे? भारत में मुगल वंश का स्थापना किए थे। स्थापना यही किए थे इंडिया में मुगल वंश को। ठीक ना, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे एंड सोन नदी के किनारे। तो ताजमहल, जो ताजमहल स्थित है वो कौन नदी के किनारे स्थित है? तो वो है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है कौन नदी? यमुना नदी। ठीक ना, यमुना नदी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से। तो देखिए गोपुरम का संबंध किससे है? तो ये है मंदिर से। ठीक ना, मंदिर से किसका संबंध है? गोपुरम का। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 30 में है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलो कोंटी को, जीएस लिबिदेव को, जीएस लिबिदेव को, कार्ल मार्क्स को, एंड इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यूरोप में भारत विद्या का जनक कहाँ पे? यूरोप में किस चीज़ का? तो भारत विद्या का जनक जो कहा जाता था वो कहा जाता था जीएस लिबिदेव को, लिबिदेव को, जीएस लिबिदेव। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी, जीएस लिबिदेव हमारा हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा थी, अंडाल, क्राइकल, इनमें सभी। तो देखिए, महिला संत कौन थी? मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी, क्राइकल भी महिला संत थी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इनमें सभी हमारा सभी जो थी वो क्या थी? तो महिला संत थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? यहाँ पूछेगा महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए है तुकाराम, ऑप्शन नंबर बी है रामदास, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है चैतन्य। तो महाराष्ट्र के संत नहीं थे, तो महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तुकाराम क्या थे? महाराष्ट्र के संत नहीं थे। दासराम महाराष्ट्र के संत थे, ज्ञानेश्वर भी क्या थे, एंड चैतन्य भी महाराष्ट्र के संत थे, लेकिन तुकाराम नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रैदास का, मीरा का। तो तालवंडी पूछेगा, तालवंडी किसका है? तालवंडी है गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है? तालवंडी, जो तत्काल में कहाँ पड़ता है? तो वो अभी तत्काल में पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? विष्णु को कौन अपना पति मानती थी? मीरा, अंडाल, क्राइकल या इनमें सभी? तो विष्णु को जो अपना पति मानती थी वो कौन थी? वो थी मीरा विष्णु को अपना पति मानती थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आए थे? विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आए थे? जहांगीर, मोहम्मद गौरी, तैमूर, बाबर। ये क्वेश्चन का बाबू वेटेज बहुत हाई है। ठीक ना, ये क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन दो बार क्या चीज़ पूछा गया है? बीपीएससी में पूछ चुका है, बीपीएससी में पूछ चुका है। ठीक ना, बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा। क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? जहांगीर के काल में, मोहम्मद गौरी के काल में, या तैमूर के काल में, या बाबर के काल में? तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। ठीक ना, या भारत आए थे। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा हाईलाइट क्वेश्चन था। ठीक ना, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में? तो इब्न बतूता अपना यात्रा का जो विवरण किया हुआ है वो किस भाषा में किए हुए हैं? तो वो किए हुए हैं अरबी भाषा में। ठीक ना, अरबी भाषा में। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कॉर्नवालिस कोड बना था। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1775 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में? तो कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 75 में बना था, या 97 बना था, या 93 में बना था, या 1805 में बना था? तो जो कॉर्नवालिस कोड बना था वो बना था 1793 ईस्वी में। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो बना था 1793 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
महालवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? महालवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? मार्टिन बॉर्ड ने, रीड ने, मुनरो ने, बुकानन ने। तो मालवारी बंदोबस्त क्या पूछ रहा है? मालवारी बंदोबस्त। मालवारी बंदोबस्त जो लगाने वाले थे वो कौन थे? मार्टिन बर्ड थे। मार्टिन बर्ड ही मालवारी बंदोबस्त लगाए थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। आरा में 1757 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आरा, बिहार में जो था आरा, उसका नेतृत्व किसने किया था? पीर अली किया था, या फिर बाजिद अली किए थे, या फिर कुंवर सिंह किए थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आरा से जो सिपाही विद्रोह आरा से जो सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो थे वाजिद अली। कौन थे? वाजिद अली। कहाँ से? आरा से। ठीक ना, आरा से क्या चीज़ किए थे? तो 1857 विद्रोह का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु कानू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है सेवरम, ऑप्शन नंबर सी है गोमधर कुंवर, ऑप्शन नंबर डी है चित्तर सिंह। संथाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? सिंधु कान्हू। ये 10th में पढ़े हुएगा, सिंधु कान्हू क्या थे? संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। तो ढक्कन दंगा जो आयोग था वो गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। 1857 द ग्रेट रिबेलियम नामक पुस्तक किसकी है? 1857 द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसकी है? तो ये है पटाभी सितार मया का, अशोक मेहता का, आउटरम का, या रॉबर्ट्स का। तो ये 1857 द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक थी वो पुस्तक किसकी थी? अशोक मेहता की। किसकी? अशोक मेहता। जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? बी, अशोक मेहता लिखे थे कौन सा बुक? 1857 द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप क्या पूछ रहा है? अवध में किसने नेतृत्व किया था सिपाही विद्रोह का? तो लक्ष्मीबाई, बैजाभाई सिंधिया, ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल, एंड ऑप्शन नंबर डी है बेगम जिन्नत महल। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बेगम जिन्नत महल। ठीक है, बेगम जिन्नत महल कहाँ से किए थे? ये किए थे अवध से। क्या चीज किए थे? तो सिपाही विद्रोह था जो 1757 ईस्वी का, उसका नेतृत्व किए थे। ठीक ना, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के बाद जो नेपाल गए थे वो थे नाना साहेब और बेगम हजरत महल, दोनों गए थे, दोनों नेपाल गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1509 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पे अधिकार किया था वो कब किया था? तो वो किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले
जो थे 1510 ईस्वी में कम क्या कर लिए थे, गोवा पर अधिकार कर लिए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी या वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रथम पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? तो वो था वास्को डी गामा, ठीक ना, वास्को डी गामा। जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आए कहाँ थे? तो वो आए थे केरल। कहाँ पे आए थे? केरल आए थे। केरल के कौन से घाट पे आए थे? तो उस घाट का नाम था कालीकट। क्या नाम था? कालीकट घाट पे आए थे। और उसका भव्य स्वागत किए थे। भव्य स्वागत कौन किए थे? भव्य स्वागत किए थे राजा जमोई। राजा जमोरी ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। ठीक ना। पहुँचे कब थे? तो वो पहुँचे थे 17 मार्च 1498 ईस्वी को, ठीक ना, 1498 ईस्वी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम क्या पूछा है? फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? बम्बई में, मद्रास में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम स्थित है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। तो इसलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1833 की भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी है 1809 का मार्ले सिंटो सुधार अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट। और ऑप्शन नंबर डी है 1813 की चार्टर अधिनियम। देखिए कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था किसके तहत? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसका स्थापना किया गया था। कहाँ? कोलकाता में किया गया था, ठीक है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? दिल्ली की, कलकत्ता की, मद्रास की, बम्बई की? चौल इमारतें कहाँ? चौल कहाँ फेमस है? चौल तो बम्बई में फेमस है ना। इस चौल में रहते, उस चौल में रहते, तो बम्बई में फेमस है। चौल इमारतें कहाँ है? तो बम्बई में ही होता है। अब देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो इतना आसान क्वेश्चन आगे बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 1867 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1866 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी को। तो सभी जानते हैं जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद। और कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए, उस टॉपिक की प्रॉपर वीडियो लाया जाएगा, ठीक ना। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।